नमस्कार, मैं हूं अभिषेक भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराने की घोषणा को लेकर 26 नवंबर की ही बात है, जब छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने धमकी दी थी कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराए गए तो कांग्रेस चुनाव में भाग ही नहीं लेगी। अब इस वक्त जिस वक्त लखमा ने यह बयान दिया था, उसके एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें देश भर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी। अब तकरीबन एक महीने बाद छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत का चुनाव बैलेट पेपर के जरिए ही होगा। अरुण साव ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने का कारण ईवीएम को लेकर हो रही तैयारी में देरी को बताया, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उसके विरोध के कारण ही सरकार को यह सद्बुद्धि आई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बैलेट पेपर से चुनाव होने पर कांग्रेस कोई कमाल दिखा पाएगी और बैलेट पेपर निकाय चुनाव में कितना प्रभावशाली सिद्ध होगा। चर्चा करेंगे इसी पर। इससे पहले बयानों पर एक नजर। ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था, बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया है, तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। चुनावों को लेकर, पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर हमारी सरकार ने लगातार बहुत पहले से तैयारियां प्रारंभ की थी। जैसे आप सबको पता है कि बहुत सारी चीज़ें इस बार नई हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में आरक्षण की सारी पद्धति चेंज हुई है। आयोग बनाया, आयोग की रिपोर्ट आई और उस आधार पर आरक्षण होना है। उसी तरह से निकायों में अध्यक्ष और महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय हुआ है और इस बीच नई निकायें बनी हैं, नए नगर पंचायत, तो नगर पंचायतों को नगर पालिका में अपग्रेड किया है। इन सब के तैयारियों में थोड़ा समय की आवश्यकता थी और इसलिए आरक्षण की प्रक्रिया अब नगरीय निकायों के अध्यक्ष और महापौर के लिए 7 तारीख निर्धारित की है, पर सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ये प्रदेश में अभी जो नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, इस पर भी सरकार ने लगभग निर्णय ले लिया था। ऐसी जानकारी मिली थी कि वो ईवीएम मशीन पर चुनाव कराएंगे और इसका फिर कांग्रेस ने विरोध किया गया और कांग्रेस के विरोध के बाद ही चलो सरकार को सद्बुद्धि आई। फिर उन्होंने फैसला लिया है कि अब बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराए जाएंगे। उनके इस फैसले का स्वागत है। निश्चित तौर पर बैलेट पेपर की जो पद्धति है वो अधिक पारदर्शी है, अधिक विश्वसनीय है, इसलिए ठीक फैसला लिया सरकार ने अंततः, तो स्वागत है इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे चर्चा की तरफ। हमारे साथ आज बीजेपी से आलोक सोनी, अंशुल मिश्रा कांग्रेस से और नागेंद्र वर्मा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, चलो पहली बार बीजेपी और कांग्रेस में किसी एक बात को लेकर सहमति तो बनी है, लेकिन मजेदार बात ये भी है आलोक जी कि अरुण साहब जी जब ये बात कह रहे थे तो एक हिचकिचाहट दिखी कि देरी हो गई है, इसलिए मजबूरन ये फैसला लेना पड़ रहा है। अभी भी कंफर्टेबल नहीं है बैलेट पेपर को लेकर बीजेपी पूरी तरह से। देखिए, कंफर्ट की बात नहीं है, ये बात है छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय पंचायत चुनाव को एक साथ कराने की जो व्यवस्था सरकार जो चाहती है, सरकार की जो मंशा है कि बार बार चुनाव होने से पूरी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ठप पड़ जाती है। जो इनके काम जो होते हैं वो कामों में भी गतिशीलता की कमी आ जाती है। लगातार छत्तीसगढ़ जो है पिछले 1 वर्षों से, पहले विधानसभा, उसके बाद लोकसभा, उसके बाद फिर नगरीय निकाय, एक साथ चुनाव होते हैं और 1 से 1.5 वर्ष का जो समय होता है सरकार का, वो पूरी तरह से लगभग ब्रेक सा लग जाता है। तो सरकार की मंशा यही है कि किसी तरह से चुनाव को, पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव को एक साथ किया जा सके। अब उसके लिए जो सुचारू रूप से करने की जो व्यवस्था है, उसके लिए सर्वोत्तम अभी फिलहाल सरकार के पास जो स्थिति परिस्थिति और जो तंत्र मौजूद है, उसके अनुसार बैलेट पेपर ज्यादा सुविधाजनक लग रहा है, क्योंकि चुनाव में लगातार ये बात भी सही है, इस बात को भी स्वीकारना होगा कि थोड़ा विलंब हो चुका है, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है दोनों चुनाव को एक साथ किया जाए, बार बार जनता को परेशानी से बचे और जो जनता के हित में लेने वाले फैसले हैं उसको लागू करने में भी समय लगता है। यदि चुनाव की प्रक्रिया चलती होती तो अगर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव अलग अलग होते हैं तो 6 महीने फिर से उसमें चले जाते हैं। तो इसलिए ये जनता के हित को सर्वोपरि रखा गया है। इसके लिए यदि कांग्रेस
जबरदस्ती अपनी पीठ को थपथपा रही है तो हमें कोई उसमें गुरेज नहीं है, वो अपनी पीठ थपथपा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं कांग्रेस से भी इस बारे में। क्यों अंशुल जी, इसमें कांग्रेस किस बात का क्रेडिट ले रही है? चलिए, अब वो ये मान रहे हैं कि देरी हो रही है प्रक्रिया में, इसके चलते बैलेट पेपर से करवा रहे हैं। आज आलोक सोनी जी ने चलते हुए डिबेट में राजनीतिक मजबूरी का जीता जागता उदाहरण दे दिया मान्यवर। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अगर अपनी पीठ थपथपा रही है तो बहुत अच्छी बात है और थपथपा लेना चाहिए। आदरणीय कांग्रेस अपनी न कभी पीठ थपथपाई है न थपथपाएगी। जनता जनार्दन के विषय को लेकर हर वक्त संघर्ष के रास्ते चलती आएगी, ये कांग्रेस का नियम है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस अपनी पीठ थपथपाने पर विश्वास नहीं रखती है। ये बीजेपी के नेताओं की रीति नीति होती होगी कि करता कोई और भरता कोई और, नाम किसी और का आता है। ये कांग्रेस की रीति नीति नहीं होती है। और मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी में जिस आदमी की जीभ जितनी लंबी होती है वो उतना आगे बढ़ाता है, और कांग्रेस में हाथ जिसका जितना लंबा होता है वो इतना आगे बढ़ता है। कांग्रेस बीजेपी का अंतर है, मुद्दों का अंतर है। जनता जनार्दन का प्रमुख उत्माद जो है, जो उनका अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, कांग्रेस यह समझती है कि वोटिंग अगर बैलेट पेपर से हो तो वह निष्पक्ष और सुचारू रूप से चलेगा। और कांग्रेस ने इस बात को आज से 8 महीने पहले भी रखा था। और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बड़ी लचर व्यवस्था हो जाती है जब चुनाव होते हैं, बड़ी एक चुनाव होता है फिर दूसरा चुनाव होता है तो सरकार अपना काम नहीं कर पाती। मतलब इनके श्री मुख पर यह आ गया कि सरकार कहीं ना कहीं मजबूर होते हुए नजर आ रही है। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं तो मैं समझता हूं कि भूतो न भविष्यति छत्तीसगढ़ मतारी का ऐसा कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं होगा जो इतनी मजबूरी में यह अपना डिसीजन आपके और हमारे समक्ष रख रहा है। खैर ठीक है, कांग्रेस ने इसका विरोध किया या हमने इसका विरोध किया या सड़कों पर इसका विरोध हुआ, या इस बात का अभिषेक भट्टाचार्य जी आप भी इस बात के गवाह हैं और इतिहास भी इस बात का गवाह है। लेकिन अंत भला सो सब भला, इस परिपाटी पर हम चलते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के सम्मान में अगर यह निर्णय आया है तो कांग्रेस खुले मंच पर इस बात का समर्थन करती है मान्यवर। ठीक है नागेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं आप दोनों ही तमाम दल? चलिए, पहली बार एक पेज पर आए हैं किस मुद्दे को लेकर, लेकिन मुझे याद है वो समय भी जब 2019 में निकाय चुनाव हो रहे थे और बघेल सरकार ने फैसला लिया कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होंगे और अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होंगे, तब जबरदस्त तरीके से विरोध किया था बीजेपी ने। देखिए, ये बदलाव की बयान है और इसको सकारात्मक ढंग से देखना चाहिए। और कमोबेश जनता को यही चाहिए होता है कि वो पारदर्शिता से चुनाव को होते देखे और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वो जिताना चाहती है। और ये मुझे लगता है कि ये सबसे जमीनी स्तर का चुनाव है जिसमें सारी चीजें बिल्कुल आसपास घटित होती हैं। अपने पास का ही प्रत्याशी होता है, अपने पास के ही मतदाता होते हैं और अपने पास से ही लोग जीतते हारते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसमें चुनाव अगर इस तरीके से हो कि पेपर वोटिंग हो रही हो तो मुझे लगता है कि पारदर्शिता और बढ़ती। इसको लेके ही तमाम बातें आती रही है। कांग्रेस ने इसके लिए लगातार प्रयास किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जब ये सारे चुनाव इस तरीके से संपन्न होने जा रहे हैं तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हम एक सही दिशा में जा रहे हैं, जन आकांक्षाओं की भी पूर्ति कर रहे हैं और राजनीतिक दलों की भी जो एक टकराव की जो स्थिति बनती थी ऐसे मुद्दों पे, वो भी धीरे धीरे सहमति पे आ रही है। नागेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो हर बार ये ईवीएम बनाम बैलेट पेपर की बहस छिड़ जाती है, कितना अंतर आता है अगर प्रक्रिया को अगर हम बदल दें उससे नतीजों में किसी भी राजनीतिक दल के? क्योंकि एक तरफ बीजेपी हमेशा ईवीएम का सपोर्ट करती है और दूसरी तरफ कांग्रेस हमेशा बैलेट पेपर के लिए खड़ी रहती है, ऐसा क्यों है? देखिए, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। ईवीएम जो है वो भी एक पूरी पारदर्शिता से चुनाव को संपन्न कराता है, लेकिन तमाम आरोप इसमें लगातार लगते आए हैं। कांग्रेस खास तौर पे इसका विरोध शुरू से करते आ रही है। हालांकि ये भी देखने में आता है कि जहां कांग्रेस ईवीएम से जीतती है वहां ईवीएम से वो कभी कोई सवाल नहीं उठाती, लेकिन चूंकि इसमें हवाला ये भी दिया जाता है। लेकिन मजेदार नहीं है नागेंद्र जी, जब यूपीए की सरकार थी तब बीजेपी ईवीएम का विरोध करती थी, आज एनडीए की सरकार है तो कांग्रेस विरोध कर रही है। बिल्कुल, ये इसीलिए ईवीएम जो है हमेशा संदेह के दायरे में रहा है। लगता यह है
कि जिसकी सत्ता होती है वो बेहतर तरीके से ईवीएम को अपने पक्ष में कर रहा है, ये वाला संदेश पता नहीं क्यों शुरू से बनता आ रहा है। और विश्व स्तर पे भी विकसित देशों में कई बार ये बात सुनने में आती है कि वो भी अब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कई देशों ने तो इसको खारिज भी कर दिया ईवीएम मशीन को। तो कहीं ना कहीं ये कुछ चीजें जो है, हालांकि हम लोगों ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही देखा है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये बार बार चुनौती देता है तमाम पार्टियों को, तमाम ऐसे व्यक्तियों को जो ईवीएम पे अगर संदेह है तो उसको साबित करके दिखाए। इसके लिए तमाम उन्होंने बात कही है, लेकिन कभी भी ये चीजें सफल होती नजर नहीं आती। आज तक कोई इसको साबित नहीं कर पाया है, लेकिन बावजूद इस पे इसकी भूमिका पे ईवीएम से हमेशा संदेह किया जाता है। और ऐसी परिस्थिति में छत्तीसगढ़ में अगर नगरीय निकाय चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव इसके जरिए हो रहे हैं तो एक बार ये भी देखना होगा कि अब इसका परिणाम जो है वो कितने अच्छे ढंग से दोनों ही राजनीतिक दल अपने से स्वीकार करते हैं, जनादेश किस तरीके से आता है और इसमें क्या फर्क पड़ता है ये समझना होगा। ये तो जाहिर तौर पर देखना होगा आलोक जी, लेकिन सवाल ये है कि हमेशा बीजेपी ईवीएम का सपोर्ट करती है, लेकिन अगर हम पंचायत स्तर के चुनाव देखें तो बैलेट पेपर का विकल्प तो अभी तक नहीं खोज पाया, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं, ईवीएम में सीमित नंबर होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें मानना होगा कि बैलेट पेपर से इलेक्शन भी एक प्रैक्टिकल प्रक्रिया है। हालांकि उससे बार बार ये कहा जाता है कि नहीं भैया ये तो पुरानी पद्धति है, ये इसको पीछे छोड़ो, आगे बढ़े। अभिषेक जी देखिए, हम ना तो बैलेट पेपर का विरोध कर रहे हैं, ना हम ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, और ना ही हमने कभी किया है। जो भारत के संविधान, भारत का चुनाव आयोग जिस प्रक्रिया के तहत पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जिस प्रक्रिया के तहत चुनाव करवाता है, हम उस चुनाव की प्रक्रिया को कभी चुनौती नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में मैंने तो कभी नहीं देखा कि कभी ईवीएम या किसी बैलेट पेपर को भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने या किसी भी और अन्य नहीं, लेकिन आलोक जी बैलेट पेपर को लेकर सीधे आरोप लगाते थे कि बूथ कैप्चरिंग बहुत आसानी से हो जाती थी। देखिए वो समय अलग था, ये दौर अलग है। अभी जो व्यवस्था बनी हुई है, हाँ, हम किस बात का सपोर्ट करते हैं अभिषेक जी, हम सपोर्ट करते हैं कि अब उत्तरोत्तर प्रगति करने की आवश्यकता है और हमारे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब हम टेक्नोलॉजी को अपनाने की आवश्यकता है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब हम जितनी जल्दी हो सके किसी काम को कैसे कम से कम समय में और कितने अच्छे तरीके से कर सके। आज भी अगर आप देखते हैं ईवीएम से जो ईवीएम से यदि परिणाम की तरफ जाते हैं तो ईवीएम से परिणाम आपको लोकसभा जैसे इतने बड़े जनसंख्या का जो परिणाम है वो आपको दोपहर तक आपके स्पष्टता से आपके पास में न्यूज चैनल के माध्यम से पता चल जाता है जनता को कि अभी इस वक्त इस बार का परिणाम किसकी ओर जा रहा है। वही आप बैलेट पेपर से देखते हैं तो जो आपकी जो मानवीय भूल और मानव की जो योग्यता और मानव का जो उपयोग है मैनुअली में, उसमें बहुत ज्यादा होता है और ज्यादा मेहनत भी आवश्यक होती है। आलोक जी आपने टाइम की बात करी, देरी की बात करी, उसी पे आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स इवन टेक्नोलॉजी फेल्स। अब ईवीएम को लेकर जो तैयारी थी उसमें देरी हुई, उसके चलते अब बैलेट पेपर पे आना पड़ रहा है। मेरा सवाल ये कि इस देरी के पीछे क्या ये भी एक कारण है कि जब अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो रहे थे तो उसमें इतनी समस्या आती नहीं, आपको सीमित ईवीएम में काम हो जाता, लेकिन अब क्योंकि अप्रत्यक्ष प्रणाली में चुनाव होंगे तो आपको ज्यादा संख्या में मशीनें लगेंगी, क्या ये भी एक कारण हो सकता है जिसके चलते देरी हुई है? आप ही का फैसला आप पर उल्टा पड़ गया। नहीं, देखिए सबसे बड़ा कारण एक जो है वो है कि हम चाहते हैं कि पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव एक साथ हों। अभी तक ये दोनों चुनाव जो है 2 से 3 महीने के अंतराल में छत्तीसगढ़ में होते आए थे, तो उस कंडीशन में भी हालांकि बैलेट पेपर्स होते पर उस कंडीशन में भी ये संभव था। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि दोनों चुनाव एक साथ हो और हमारे पास जो छत्तीसगढ़ में ईवीएम की जो मौजूदा संख्या है उस संख्या को जो आवश्यकता है उसको मैच करना चाहिए। तो चूंकि जो पहला प्रायोरिटी मैंने कहा कि जनता का हित सबसे सर्वोपरि है, तो जनता के हित को ध्यान में रख करके ये जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। यहाँ पर भी किसी दल या किसी व्यक्ति विशेष का जो ध्यान न रख करके जनता के हित को ध्यान में रख करके सबसे पहले फैसला लिए गए। और मैंने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये जो मजबूरी है, मजबूरी नहीं है, सरकार रुकती नहीं है, सरकार तो अपना काम करना चाहती है, लेकिन जब आचार संहिता जैसी स्थिति पैदा होती है तो आचार संहिता में जनता के हित वाले फैसले कोई भी सरकार नहीं ले सकती। जब आचार संहिता का दौर होता है तो लगातार पिछले 1 साल से हम आचार संहिता से गुजरते आ रहे हैं, फिर आने वाले 4 से 5 महीने यदि आचार संहिता होता है तो जनता के ही फैसले को लेने में, उनको लागू करने में समय लगता है। इसलिए मैंने पहले कहा हमारे लिए जनता का सबसे पहले सर्वोपरि है।
ठीक है, जनता के हित को मद्देनजर रखते हुए चीजें की जा रही है, उसी के चलते थोड़ी देरी हो रही है अंशुल जी। लेकिन कांग्रेस बता रही है कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए सब जो है तारीखें आगे बढ़ रही है। लेकिन हाल के जो 3 चुनाव हुए हैं और जो अभी ये जो अपना उपचुनाव हुआ है, इसको मिलाकर देखें, किसी में भी कांग्रेस को कुछ सफलता हाथ नहीं लगी है। ये चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए। बेशक सफलता हाथ नहीं लगी है और कई बार हम सफल हुए हैं और कईयों बार हम असफल हुए हैं। हमारा सफलता का राज हमारी असफलता में छुपा हुआ है मान्यवर। जब हमारा देश के ऊपर आजादी की लड़ाई चल रही थी और 200 साल पुराना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे देश के ऊपर लड़ रहा था, तो तब हमने सफलता असफलता के बारे में नहीं सोचा था। हमने तो सिर्फ आंदोलन के बारे में सोचा था और लड़ाई के बारे में सोचा था, और आप देखिए हम जीत गए। इतिहास इस बात का गवाह है, ऐसे ही भविष्य बनकर दिखाएगा। और आलोक सोनी जी ने अभी बात कही कि हम जनता के हित की बात सोचते हैं, तो आलोक सोनी जी, वही जनता के माध्यम से आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जनता जल्दी रिजल्ट के पीछे कभी नहीं भागती। जनता जो होती है वो सही रिजल्ट के पीछे भागती है। इसीलिए जो जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, और इसलिए पिछले वर्ष की तरह हमने जो बैलेट पेपर से चुनाव करवाया था, पिछली बार की तरह हमने बैलेट पेपर से चुनाव कराया था, तो आपके साथ साथ संपूर्ण बीजेपी हमारे विपक्ष में खड़ी हो गई थी। तब आपको जनता की याद नहीं आ रही थी। जब आपके पास कुर्सी हो जाती है, अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको जनता की याद आ जाती है, और जहां आपका कंफर्ट डिस्कंफर्ट में बदल जाता है तो आप जनता की बात को भूल जाती है। ये दोहरे चरित्र की राजनीति में समझता हूं। ठीक है, आलोक जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं नागेंद्र जी आपके पास आता हूं। बिल्कुल, देखिए अंशुल जी की बात सुनिए, आपने सुना होगा गंभीरता से कि आज वो बात दोहरे चरित्र की, दोहरा चरित्र तो कांग्रेस अपनाते आ रही है। आज सर आपने टीवी डिबेट में बैठ के दोहरा चरित्र बोल दिया। अभी आप, जब हमने पिछली बार चुनाव करे थे, भूपेश बघेल जी की सरकार में चुनाव करवाए थे, बैलेट पेपर को लेकर जब हम आए थे, तब आप ही खड़े हुए थे हमारा विरोध कर रहे थे। और जब आप सरकार में आ गए, सोनी जी एक एक करके प्लीज, आपने आरोप लगाया है, आलोक जी का जवाब भी सुन लीजिए। अंशुल जी, यदि आपका ईवीएम के माध्यम से चुनाव होते हैं, ईवीएम के माध्यम से आपको सत्ता मिलती है, ईवीएम के माध्यम से छत्तीसगढ़ में सत्ता मिली, ईवीएम के माध्यम से आपको आंध्र प्रदेश में, जब आपको सत्ता मिलती तब आप इस पे कोई आरोप जवाब दे रहा हूं। लेकिन जब सत्ता से बाहर होते हैं आप ईवीएम पे आरोप मरने शुरू कर देते हैं। प्रियंका गांधी 5 लाख मतों से जीतती, वहां पर ईवीएम पे आरोप नहीं आते। महाराष्ट्र में चुनाव, ठीक है, ये बहस तो बार बार होती रहती है। ठीक है, उस पर फिर से जाने का कोई, ठीक है अंशुल जी जल्दी से जवाब दीजिए, मैं नागेंद्र जी मंदिर से इंतजार कर 5 सेकंड में जवाब दूंगा। आलोक सोनी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां पर आरोप नहीं लगाती, और जहां कांग्रेस हार जाती है वहां पर आरोप लगाती है। यही कूपमंडुता की राजनीति तो होती है आलोक सोनी जी। कोई सिस्टम ठीक या बुरा नहीं होता है, सिस्टम को चलाने वाला व्यक्ति विशेष जो होता है वह ठीक या बुरा होता है। जिस प्रकार से आप अपना मोबाइल फोन का यूज करते हैं, अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो वो मोबाइल सही काम करेगा, लेकिन अगर आपका व्यक्तित्व ठीक नहीं है तो वो काम नहीं खराब करेगा। अंशुल जी ने अभी हाल फिलहाल में जो हमने देखा इंपॉर्टेंट होता है। और बीजेपी जिस प्रकार से चुनाव आयोग के ऊपर दबाव डालकर रखी है, भारतीय मीडिया के समक्ष दबाव डालकर रखी हुई है, ये हमसे आपसे छुपा नहीं है। हमारा विरोध इस बात से लेकर है, ना कि ईवीएम या बैलेट पेपर से बात का विरोध है। आप अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं तो इट्स अप टू यू, आप पे यह तय करता है कि उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को या कार को या किसी भी चीज, ठीक है, प्रशासनिक तंत्र में जिस तरह के भ्रष्टाचार हम देखते आ रहे हैं, ठीक है, को अगर ध्यान में रखेंगे तो आज मशीन झूठ नहीं बोलता। प्रशासनिक तंत्र में जिस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, हाल फिलहाल में भी हमने देखा जिस तरह से मेहतारी बंधन में हुआ, और ऐसी एक घटना नहीं है, कांग्रेस के कार्यकाल में भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां पर सरकार की किरकिरी हुई है कर्मचारियों के घोटालेबाजी के चलते। खैर आगे बढ़ते हैं, इस मुद्दे पर वापस लौटते हैं। नागिन जी, बात हो रही है देरी की, बात हो रही है कि बच्चों के एग्जाम से पहले परीक्षा करवा ली जाएगी। आप लंबे समय से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के चुनाव और देश में जो चुनाव होते आ रहे हैं उसमें जो चुनावी प्रक्रिया होती है उसका पालन कराने में अच्छा खासा समय लगता है। अगर एग्जाम से पहले कराने की बात हो रही है चुनाव की, तो भी क्या ये सही बात है? क्योंकि ये सबसे क्रूशियल टाइम होता है एग्जाम से ठीक पहले का, जब बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी क्योंकि आपका टीचर इलेक्शन की ड्यूटी में लगा होगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और ये बड़ी विचित्र परिस्थितियां बनती है। शिक्षकों को उस समय बच्चों का ध्यान रखना होता है, कोर्स कंप्लीट कराने होते हैं, और सिर पे बिल्कुल एग्जाम की तैयारी का भी एक बड़ा बोझ रहता है, क्योंकि ज्यादातर बोर्ड एग्जाम इसमें प्रभावित होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसी सबसे बड़े सिस्टम का हिस्सा जो है शिक्षा विभाग, उसके ही शिक्षकों की तैनाती में होती है सबसे ज्यादा, उन्हीं के भरोसे ये चुनाव किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मुझे लगता है कि एक तकलीफ देह स्थिति रहती है, और हमारा जो भविष्य है, जो हमारे ननिहाल है,
वो इसकी पीड़ा भोगते हैं, और एक बड़ा तंत्र जो है वो भी इस ड्यूटी में लगता है। और हम लोगों ने तो जमीनी तौर पे देखा है कि कैसे शिक्षकों को वो दुर्गम क्षेत्र में चुनाव ड्यूटी में हेलीकॉप्टर से रवाना करते हैं और उसके बाद उन्हें पैदल आना पड़ता है, क्योंकि वो मशीनें और बैलेट बॉक्स जो है वो हेलीकॉप्टर से वापस आ जाता है, और वो इतनी बुरी तरीके से कई बार वो पैदल चल के बीमार पड़ते हैं। ऐसी भी घटनाएं प्रायः होती है। तो कहीं ना कहीं एक तंत्र जो है वो बड़ा प्रभावित होता है, और चुनाव जो है वो एक तरीके से है तो बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि महायज्ञ है, एक बहुत बड़ी चीज है, लोकतंत्र का पर्व है, लेकिन इसके पीछे जो तकलीफें जो लोग भुगतते हैं वो इससे बड़े परेशान होते हैं। तो राजनीतिक दलों को इन चीजों को भी संवेदनशीलता से सोचना चाहिए, और जब उनकी बारी आती है तो इन चीजों पे बड़ी गंभीरता से विचार करके इसका निदान ढूंढने का प्रयास करना है। आलोक जी, दुविधा तो है। देखिए, एक तो छत्तीसगढ़ का नक्सली क्षेत्र, ऊपर से माध्यमिक और सीनियर सेकेंडरी के जो टीचर्स है, क्वालिटी टीचर्स, उनकी वैसी काफ़ी कमी रहती है, और ऊपर से अब जब वोटिंग होगी तो उस चक्कर में बच्चों के एग्जाम से ठीक पहले टीचर्स ड्यूटी पे लगे होंगे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, और आपके पास कोई इसका ऑप्शन भी नहीं है। अभिषेक जी, देखिए, अभी फिलहाल सरकार ने अपनी चुनाव की तारीखों का, चुनाव आयोग ने किसी प्रकार के तारीखों का ऐलान नहीं किया है। तो इस नतीजे पर पहुंचना कि चुनाव कब संपन्न होंगे और उसमें कितना समय लगेगा और वो स्कूल को प्रभावित करेगा नहीं, मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए चुनाव आयोग के निर्णय का, उसके बाद फिर इस पे हम डिबेट कर सकते हैं, इस पे बात कर सकते हैं। वर्तमान में जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज स्टेटमेंट दिया है उस पे फोकस, और हम ये बात देखते आ रहे हैं लगातार। आपने भी इस बात को कांग्रेस प्रवक्ता को बताया कि अब आप जो मुद्दे आज कांग्रेस के पास बचे हैं वो बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि वो जनता तक जुड़ ही नहीं पा रहे। तो अब कांग्रेस को आवश्यकता है कि इस तरह की उनको मुद्दा ना बनाया जाए, और कुछ ऐसे मुद्दे बनाए, ऐसे मुद्दे पकड़े जो जनता को छू सके, जनता तक पहुंच सके। अब मुद्दों की जो कमी है कांग्रेस के पास में, वही एक नजर आ रही है, जो इस मुद्दे पर भी आज कांग्रेस जो अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। ठीक है, श्रेय लीजिए, हमने तो जनता का पक्ष रखा है और जनता के हित के लिए काम किया, उसके लिए ही काम करते चले। ठीक है, जल्दी से अंशुल जी जवाब दीजिए। जी अभिषेक जी, इसे कहते हैं बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिले कोई, और जो दिल खोजा आपने बीजेपी तुझसे बुरा ना कोई। मतलब बीजेपी खुद अपने मोतियों को एक माला में पुरो नहीं पा रही है, 1 वर्ष से ऊपर हो गया है, मंत्री मिनिस्ट्री बना नहीं पा रही है, आयोग को गठन कर नहीं पा रही है, और प्रश्न किसके ऊपर कर रही है? कांग्रेस के ऊपर। वाह वाह, बड़ा साधुवाद है बीजेपी के नेताओं के लिए सर, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर में ताका झांकी नहीं करिए। आप पहले अपने मंत्री परिषद को पूरा कर लीजिए, आप अपने आयोगों को कंप्लीट कर लीजिए, आप अपने मंडल अध्यक्षों को बना लीजिए, फिर कांग्रेस निश्चित रूप से काम है विपक्ष के तौर पर आलोचना करना, जो कमियां हैं उनको सामने रखना, लेकिन अगर कोई अच्छा फैसला होता है, जैसे कि मसलन बैलेट पेपर ही ले लीजिए, इसको तो सकारात्मक रूप से लिया ही जा सकता था। आपकी तो लंबे समय से ही मांग रही। हमने तो जब मैं इस डिबेट में बैठा था तब सर्वप्रथम मैंने चलती हुई सरकार को इस मुद्दे के ऊपर साधुवाद दिया था कि कम से कम उनकी आंखें तो खुली, जो भभकियां लेकर सो रहे थे उन्हें समझ तो आया कि आखिर जनता जनार्दन चाहती क्या है, और कांग्रेस के धर्म को, कर्म की नीति के लिए उन्होंने कम से कम साधुवाद देना चाहता हूं मैं चलती हुई सरकार को कि उन्होंने बैलेट पेपर से कराया। मतलब बहुत अच्छी बात है, आज बड़ी मीठी बातें हो रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ईवीएम और बैलेट की बहस तो खैर चलती रहती है, लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कुछ महत्वपूर्ण कारणों के चलते कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा। उम्मीद है कि चुनाव जल्द से जल्द संपन्न हो और इस बहस का अंत हो। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।